हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के नॉलेज एंड क्यूरिकुलम वाले पेपर का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है कि हम लोगों ने इस पेपर में 3 यूनिट का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोगों को चौथा यूनिट अध्ययन करना है और ये चौथा यूनिट इस पेपर का अंतिम यूनिट है। तो चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है कि क्यूरिकुलम को कैसे विद्यालय में लागू किया जाता है। यानी इस यूनिट का नाम है स्कूल द साइट ऑफ क्यूरिकुलम इंगेजमेंट, यानी विद्यालय पाठ्यक्रम सहभागिता का केंद्र किस रूप में है, इसको हम लोग को आज को पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एक विद्यालय क्यूरिकुलम के सहभागी के रूप में कार्य करता है, क्यूरिकुलम को सही तरीके से लागू करवाने में, उसको प्रभावी बनाने में क्या योगदान देता है। चलिए देखा जाए। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम क्या है? विद्यालय पाठ्यक्रम सहभागिता का केंद्र, इंग्लिश में स्कूल द साइट ऑफ क्यूरिकुलम इंगेजमेंट। तो देखिए, कोई भी क्यूरिकुलम हो बिना स्कूल के कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे प्रभावी होगा? तो किसी भी क्यूरिकुलम को सफल बनाने के लिए विद्यालय का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय का सही तरीके से उसको लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, विद्यालय जो होते हैं केवल शिक्षा प्राप्ति के साधन नहीं होते हैं, बल्कि यह पाठ्यक्रम की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम की देखिए यथार्थवादी सहभागिता यानी क्यूरिकुलम इंगेजमेंट तभी संभव हो पाती है जब शिक्षक, छात्र, समुदाय और विभिन्न बाह्य एजेंसियां मिलकर पाठ्यक्रम को क्रियान्वित, परिवर्तित और समृद्ध करते। यानी कोई भी पाठ्यक्रम बना दिया गया, कोई भी क्यूरिकुलम सरकार के द्वारा डिजाइन कर दिया गया, संस्था के द्वारा डिजाइन कर दिया गया, तो उस क्यूरिकुलम को बेहतर तरीके से सफल बनाने में विद्यालय, छात्र, शिक्षक, वहाँ का समुदाय और कुछ और भी एजेंसियां होती हैं जो इसमें सहभागिता करती हैं, इनका बहुत योगदान होता है। तो देखिए, इस संदर्भ में विद्यालय में जो पाठ्यक्रम की सहभागिता होती है, इंगेजमेंट होती है, 3 प्रमुख आयामों में देखी जाती है। पहला है शिक्षक की भूमिका और सहयोग, यानी एक पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम को प्रभावी बनाने में, सफल बनाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक को एक आलोचनात्मक शिक्षक के रूप में स्थान देना चाहिए और बाह्य एजेंसियों की भूमिका और उनका सहयोग। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम के लेन देन में, आदान प्रदान में, विकास और अनुसंधान में शिक्षक की क्या भूमिका होती है और उसका क्या समर्थन मिलता है। यानी टीचर्स रोल एंड सपोर्ट इन ट्रांजैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिसर्चिंग क्यूरिकुलम, यानी किसी भी क्यूरिकुलम को डिजाइन करना है तो उसके अनुसंधान में, उसके स्थानांतरण में और उसके विकास में एक शिक्षक कैसे भूमिका निभाता है। तो पाठ्यक्रम के लेन देन में शिक्षक की भूमिका, ये आपके यूनिट में सबसे ऊपर दिया गया है। तो देखिए, पाठ्यक्रम का लेन देन या आदान प्रदान, जिसको इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहा जाता है, यह शिक्षण अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पाठ्यक्रम को छात्रों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाते हैं। कोई भी पाठ्यक्रम है वो छात्रों तक कैसे पहुंचेगा? वो टीचर्स के माध्यम से ही पहुंचेगा। तो टीचर्स इसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो देखिए, अब इसमें कौन कौन से कार्य ऐसा करते हैं पहुंचाने के लिए कि वो पाठ्यक्रम सही तरीके से छात्र के पास पहुंचे और छात्र उसका सही तरीके से अधिगम करके अपने जीवन को बेहतर बनाए। तो सबसे पहले देखिए, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को व्याख्यायित करते हैं। यानी शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है उसको छात्रों को बताते हैं, उसकी आवश्यकताओं को, क्षमताओं को और परिवेश के अनुरूप उसको ढालते हैं। इसीलिए देखिए, शिक्षक जो हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो सरकार के द्वारा बनाई गई, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा SCF और NEP 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करते हैं। यानी जो पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन शिक्षक के द्वारा क्लास में किया जाता है, तो इन सारे मानदंडों को दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उसके बाद देखिए, दूसरा कार्य क्या करते हैं
कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सृजनात्मक बनाते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको क्रिएटिव बनाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि शिक्षक प्रयोगात्मक शिक्षण, समस्या आधारित शिक्षण, संवादात्मक शिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देकर पाठ्यक्रम को जीवंत और प्रासंगिक बनाते हैं। यानी किसी भी क्लास को क्रिएटिव बनाना है तो उसमें इन सारी चीज़ों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। यानी विद्यार्थियों से आपस में संवाद होना चाहिए, एक दूसरे से टीचर के द्वारा, फिर उनको समस्या आधारित टीचिंग कराना चाहिए, फिर उनको प्रयोगात्मक कार्य कराना चाहिए और खुद अनुभव करके बहुत सारी चीज़ों को करना सिखाना चाहिए। देखिए इस प्रकार से देखिए पाठ्यक्रम का लेन देन करते समय अंतः विषय दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाता है, जिससे छात्र विभिन्न विषयों के बीच संबंध समझ सके। देखिए बहुत से टीचर होते हैं कि कई विषयों में आपस में जुड़ाव स्थापित करके चीज़ों को बच्चों को बताते हैं, और ये ऐसा देखिए आप लोग को विज्ञान के विषयों में, सामाजिक विज्ञान के विषयों में ज़्यादा देखा जाता है। भाषा में भी देखा जाता है कि जब आप लोग देखिए व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर का बहुत सारा ऐसा पार्ट है कि एक दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। उसी प्रकार से इतिहास भूगोल में पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर क्लास में बच्चों के बीच करता है, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से उसको समझ जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला काम क्या करता है कि मूल्यांकन और फीडबैक का काम करता है। यानी शिक्षक सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE इसको शॉर्टकट में कहा जाता है, यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के माध्यम से छात्रों की प्रगति का विश्लेषण करते हैं। यानी शिक्षक के द्वारा हमेशा लगातार सतत रूप से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए फिर एक बार साल में करें, 6 महीने में करें, 3 महीने, वो बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन करते रहते हैं और व्यापक रूप से करते हैं। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। तो जिससे क्या होता है कि छात्रों की प्रगति का पता चलता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग पाठ्यक्रम में सुधार और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया को अनुकूलित करने में किया जाता है। अब मूल्यांकन के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसको टीचर देखता है कि इस प्रकार को पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद बच्चे में क्या प्रोग्रेस दिख रही है। यदि उसमें लगातार प्रयास करने के बाद प्रोग्रेस नहीं दिख रही है तो पाठ्यक्रम में सुधार की जरूरत पड़ती है और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। अब देखिए पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक भूमिका क्या निभाता है। तो देखिए शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वे जमीनी स्तर पर छात्रों की सीखने की आवश्यकताओं और सांस्कृतिक विविधताओं को समझते हैं। देखिए ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि शिक्षक जिस क्षेत्र में पढ़ाता है, जिस स्कूल में पढ़ाता है, तो वहाँ के विद्यार्थियों की ज़रूरतों को और वहाँ के परिवेश की जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको वो जान जाता है और फिर उसी के अनुसार फिर अपनी भूमिका निभाता है। देखिए वो पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं का समावेश करवाता है, यानी पाठ्यक्रम में स्थानीय जो भी कार्यक्रम हो, जो भी चीज़ें हों, उसको शामिल करने का प्रयास करता है। देखिए शिक्षक स्थानीय मुद्दों, संस्कृति, परंपराओं और छात्रों की पृष्ठभूमि को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर उसे अधिक प्रासंगिक बनाता है। स्थानीय संदर्भों को जोड़ने से छात्रों में सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित होती है। इसलिए देखिए वहाँ कोई भी प्रोग्राम कराया जाता है, कोई भी कार्यक्रम कराया जाता है तो स्थानीय आधार पर, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं, अपनाई जाती हैं, उसी तौर तरीके से। यदि देखिए कोई स्थानीय त्यौहार पड़ गया, कोई कार्यक्रम हो गया, तो उसमें छात्रों को उसी तरीके से करने के लिए मौका दिया जाता है जैसा वहाँ के लोग करते हैं। इसके बाद फिर देखिए शिक्षण सामग्री का विकास और अनुकूलन करने में, यानी शिक्षक अतिरिक्त शिक्षण सामग्री, कार्यपत्रक, परियोजनाएं और गतिविधियां तैयार करके पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाता है। यानी टीचर को लगता है कि इतने पाठ्य सामग्री से बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा पा रहा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, उसको बढ़ाता है। इसके लिए देखिए क्या ICT का उपयोग करता है, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षक ई सामग्री और मल्टीमीडिया संसाधनों का निर्माण करते हैं। अगर टीचर को लगता है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे बच्चों का सही से अध्ययन नहीं हो पा रहा है या टीचर को अध्ययन करने में दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो वो ई कंटेंट उपलब्ध करता है या इंटरनेट का उपयोग करता है, मल्टीमीडिया का उपयोग करता है, जिससे बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दी जा सके। इसके बाद देखिए
नवाचार और सुधार करता है। यानी शिक्षक अनुसंधान और एक्शन रिसर्च के माध्यम से नए शिक्षण दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम के नवाचारों का सुधार करते हैं। यानी टीचर को लगता है कि पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए तो नई चीज़ों को खोजते हैं, अनुसंधान करते हैं और फिर उसके बाद पाठ्यक्रम में उस चीज़ को सुधारने के लिए सरकार को या संस्थाओं को सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं। इसके अलावा देखिए वे छात्रों और अभिभावकों से भी फीडबैक लेकर पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार का प्रस्ताव रखते हैं। वो बच्चों के गार्जियन से प्रस्ताव लेते हैं, सुधार की बात करते हैं और फिर उसको जो संस्थाएं होती हैं पाठ्यक्रम निर्माण वाली उनको बताते हैं। अब देखिए अगला रोल क्या है कि पाठ्यक्रम के अनुसंधान में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी टीचर्स रोल इन करिकुलम रिसर्च। तो देखिए पाठ्यक्रम के अनुसंधान यानी करिकुलम रिसर्च में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, प्रासंगिकता, चुनौतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं, यानी शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण विधियां अपनाई जा रही हैं, जो अधिगम परिणाम मिल रहे हैं, जो छात्रों की प्रगति हो रही है, उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल किया जा रहा है या नहीं। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है कि नहीं, जो उद्देश्य निर्धारित थे वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें टीचर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए अगर पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई बाधा आ रही तो उसकी पहचान करते हैं। देखिए शिक्षक पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं की पहचान करते हैं और उनके समाधान के लिए अनुसंधान आधारित रणनीतियां विकसित करते हैं। इसके अलावा देखिए नवाचार और सुधार हेतु कार्य योजना भी बनाते हैं। शिक्षक देखिए एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव भी देते हैं। यानी एक्शन रिसर्च का मतलब ऐसा रिसर्च होता है जिसमें तात्कालिक समस्याओं को सुधारने के लिए नए नए विचारों को, नए नए चीज़ों को खोजा जाता है, फिर उसको वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो उस तरीके से शिक्षक इस चीज़ को अप्लाई करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देते हैं। अब देखिए अगला है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के रूप में शिक्षक का स्थान, यानी स्पेस फॉर टीचर्स एज क्रिटिकल पैडागोग। तो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में टीचर का या क्या स्थान होता है इसको भी देख लेंगे। तो देखिए आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या होता है, यानी क्रिटिकल पैडागोजी की मीनिंग क्या होती है। तो देखिए आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र यानी क्रिटिकल पैडागोजी का उद्देश्य छात्रों को आलोचनात्मक सोच, प्रश्न पूछने और सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक जो थे देखिए पाउलो फ्रेरे थे। ये एक ब्राजील के विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने ही इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को दिया है। इन्होंने शिक्षा को दमनकारी व्यवस्था को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन लाने की एक माध्यम बनाया। यानी इन्होंने कहा कि छात्रों को एकदम मशीन की तरह नहीं कर देना चाहिए कि टीचर्स जो चीज़ बताता चला जाए, स्टूडेंट उसको सुनते चले जाएं, फॉलो करते। उनके अंदर प्रश्न पूछने की, उसकी आलोचना करने की, ये सारी चीज़ों को सोचने समझने की, वहाँ के जो सेंसिटिव इश्यू हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उसको उठाने की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये शिक्षा व्यवस्था बैंकिंग सिस्टम की तरह नहीं होनी चाहिए कि जिस प्रकार से देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बैंक में पैसा जमा करते चले जाते हैं और उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि बच्चों के दिमाग में सूचनाएं भरते चले जाइए और उसका फिर बाद में बच्चे भविष्य में उपयोग ही ना कर पाए, तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की क्रिटिकल पैडागोजी का कॉन्सेप्ट लाया था। उन्होंने कहा कि बच्चों में सोचने, समझने, विचार करने, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचने, सवाल जवाब करने, डिस्कशन करने, ये सारी क्षमता डेवलप की जाए। अब देखिए इस प्रकार का जो क्रिटिकल पेडागोजी है, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, इसमें शिक्षक किस प्रकार की भूमिका निभाता है, यानी रोल ऑफ टीचर इन क्रिटिकल पेडागोजी। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या करता है, टीचर की संवादात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है। यानी क्लास में टीचर्स के द्वारा बच्चों के साथ बातचीत की जाती है, फिर बच्चों को आपस में एक दूसरे से किसी भी समस्या पर डिस्कशन करने का अवसर दिया जाता है। देखिए शिक्षक संवाद और चर्चा के माध्यम से छात्रों को विचारशील प्रश्न पूछने और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी
छात्रों को मौका दिया जाता है कि वो अपने तरीके से सोचे, किसी समस्या पर एक दूसरे से विचार करें, तब जाके वो अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसके अलावा देखिए उनको खोज परक शिक्षण के आधार पर बेहतर तरीके से शिक्षा दी जाती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कहा जाता है। खोज परक शिक्षण को कहा जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चों को हमेशा नई नई चीज़ों को खोजने के लिए, पता लगाने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो टीचर ये ना सोचे कि मैं जैसे एकदम बताया हूँ बहू वो ऐसे ही करे, नहीं, वो थोड़ा अपना दिमाग लगाए, थोड़ा अलग तरीके से करे, तब जाके उनके अंदर बेहतर शिक्षा होगी। देखिए इसके अलावा देखिए सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, यानी शिक्षक छात्रों को सामाजिक मुद्दे, यानी किसी भी समाज में जो बहुत सारे आजकल देखिए बहुत सारे सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं कि जाति पाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे इस तरह से भेदभाव दिखते हैं आप लोगों को, तो ये सामाजिक मुद्दे हैं। इसके अलावा देखिए समानता, लैंगिक संवेदनशीलता, पर्यावरण से संबंधित चिंताएं, इन सारी चीज़ों के प्रति स्टूडेंट को जागरूक करना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे शहरों में जो कि पर्यावरण वाली समस्या बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों को बच्चों को बताना चाहिए, उनको इससे जोड़ना चाहिए। आलोचनात्मक जागरूकता, क्रिटिकल कॉन्शसनेस विकसित करके शिक्षक छात्रों को समाज में व्याप्त असमानताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए उनके अंदर क्रिटिकल कॉन्शसनेस डेवलप कर दिया जाए, जिससे बच्चे अपने समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं उसको कैसे हल किया जाए उसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढें, पता लगाएं, तब जाके बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए शक्ति संरचनाओं को चुनौती देना, यानी शिक्षक छात्रों को शक्ति संरचनाओं, सामाजिक असमानताओं को पहचानने और चुनौती देने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे देखिए क्या होता है कि समाज परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए विद्यालय में शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्रीय समर्थन प्रदान करने में कुछ बाह्य एजेंसियां जो होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, यानी विद्यालय में शिक्षक को पाठ्यक्रम से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित सपोर्ट करने के लिए कुछ जो एजेंसियां बनाई गई हैं, वो एजेंसियां क्या रोल अदा करती हैं। तो देखिए रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग क्यूरिकुलम एंड पेडागोगिक सपोर्ट्स टू टीचर्स विद इन स्कूल्स, जिसमें स्थानीय एजेंसियां, क्षेत्रीय एजेंसियां और राष्ट्रीय एजेंसियां, 3 प्रकार की एजेंसियां होती हैं, तो वो क्या भूमिका निभाती हैं। तो देखिए सबसे पहले बाह्य एजेंसियां क्या भूमिका निभाती हैं उनका देख लेते हैं। तो देखिए बाह्य एजेंसियां जो होती हैं विद्यालय और शिक्षकों को पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण रणनीतियों और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान करती हैं। तो ये जो एजेंसियां होती हैं देखिए ये स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं। तो स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली जो बाह्य एजेंसियां हैं उनको देखिए लोकल लेवल एक्सटर्नल एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है स्थानीय शिक्षा विभाग, यानी लोकल एजुकेशनल अथॉरिटी। आप लोग देखते होंगे कि हर ब्लॉक में एक अधिकारी होता है जिसको खंड शिक्षा अधिकारी कहा जाता है, शॉर्टकट में BEO। तो वो देखिए क्या करता है कि ब्लॉक शिक्षा कार्यालय यानी BEO और जिला शिक्षा विभाग DEO शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करते हैं। हर जिले में होता है, आपके हर ब्लॉक में होता है। इनके द्वारा देखिए टीचर को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, शिक्षा में सुधार करने के लिए कार्य कराया जाता है। इसके अलावा देखिए स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा अंतर पाठ्यक्रमी समन्वय और संसाधन साझा करने की सुविधा दी जाती है, यानी जो स्थानीय अधिकारी होते हैं वो उनके द्वारा इंटर करिकुलम जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको संसाधनों के साथ साझा करने के लिए सुविधा दी जाती है। उसके बाद देखिए समुदाय और अभिभावक संघ भी बनाए जाते हैं, यानी कम्युनिटी एंड पेरेंट एसोसिएशन होता है। स्थानीय समुदाय और अभिभावक संघ विद्यालय की पाठ्यक्रम योजनाओं में इनपुट देते हैं। देखिए गार्जियन का एक एसोसिएशन बना दिया जाता है और स्थानीय जो समुदाय के लोग होते हैं वो भी इसमें मदद करते हैं। स्थानीय विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद देखिए क्षेत्रीय स्तर पर जो वह एजेंसियां हैं उनमें देखिए सबसे पहले राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है, जिसको हम लोग SCERT के नाम से जानते हैं, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें देखिए SCERT के द्वारा
राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण संसाधन तैयार किया जाता है। वो भी हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक स्तर पर अब हो गया राज्य स्तर पर, यानी पूरे राज्य के जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा से संबंधित जो संसाधन है उसको कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए सुझाव दिया जाएगा, उसको उपलब्ध कराया जाएगा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद फिर देखिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जिसको हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनका फुल फॉर्म होता है। आप लोग देखते हैं कि हर जिले में डाइट होता है, डाइट के द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। इसे देखिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण, नवाचार और पाठ्यचर्या सुधार में सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय संदर्भों के अनुसार पाठ्यचर्या का अनुकूलन किया जाता है। अब उसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ वाह्य एजेंसियां होती हैं, यानी नेशनल लेवल एक्सटर्नल एजेंसी होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम के सुधार के क्षेत्र में शिक्षकों को सहयोग करती है, योगदान देती हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग NCERT के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, शिक्षण विधियाँ कौन सी अपनाई जानी चाहिए, कौन सी मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाना चाहिए, ये सारे चीज़ों के लिए दिशा निर्देश NCERT के द्वारा ही प्रदान की जाती है। आप लोग देखते ही होंगे कि NCERT के द्वारा समय समय पर पाठ्य पुस्तकों में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है, शिक्षण विधियों में बदलाव करने की बात कही जाती है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। NCERT के द्वारा ही देखिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा बनाया गया है जिसको हम लोग NCF के नाम से जानते हैं, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। इसके निर्माण में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद होती है जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। यह भी देखिए एक महत्वपूर्ण संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षकों को पेशेवर रूप देने के लिए, यानी उनको अंदर शिक्षक की योग्यता बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए किस प्रकार से शिक्षण दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उसको बेहतर करने के लिए कार्य करता है। और टीचर्स की जो गुणवत्ता होती है उसको बेहतर बनाने के लिए मानक और दिशा निर्देश इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं कि जो स्टूडेंट BEd BTC करते हैं उनको सारी गाइडलाइन NCTE प्रदान करता है और NCTE के गाइडलाइन के अनुसार ही टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फिर देखिए इसमें योगदान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का भी होता है और इसके अलावा अन्य कुछ शिक्षा बोर्ड होते हैं जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए CBSE है, ICSE है और उसके अलावा भी और बहुत सारे शिक्षा बोर्ड हैं जो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हैं जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण की सामग्री से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है और इसके लिए बेहतर कार्य कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में एक समरी है जो सारांश है वो की पॉइंट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए एक तरफ पहलू है, दूसरी तरफ भूमिका और कार्य है। तो देखिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक देखिए क्या क्या काम करता है, शॉर्टकट में भी हम लोगों ने ऊपर देखा कि पाठ्यक्रम के लेन देन में, विकास में और अनुसंधान में सक्रिय भागीदारी निभाता है। उसी प्रकार से देखिए जो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र होता है, क्रिटिकल पेडागोजी होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, इससे संवाद स्थापित होता है, सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशीलता आती है और शक्ति संरचनाओं को चुनौती। शक्ति संरचनाएं का मतलब होता है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा स्ट्रक्चर बनाया गया है शिक्षा का, यानी इसमें राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्र सरकार भी होती है या फिर जिला का भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है। इसके अलावा देखिए स्थानीय एजेंसियां क्या भूमिका निभाती हैं, तो जो स्थानीय शिक्षा विभाग और समुदाय का सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्षेत्रीय एजेंसियां क्या रोल अपनाती हैं, जिसमें देखिए SCERT और डाइट जो होते हैं उसके माध्यम से पाठ्यक्रम को समर्थन प्रदान किया जाता है। उसके अलावा देखिए कुछ राष्ट्रीय एजेंसियां होती हैं जिसमें देखिए अभी मैंने बताया आपको कि NCERT, NCTE और CBSE द्वारा पाठ्यक्रम विकास और शिक्षकों को सहयोग दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए समग्र रूप में इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम की सहभागिता तभी प्रभावी हो सकती है जब शिक्षक, वाह्य एजेंसियां और समुदाय मिलकर पाठ्यक्रम के लेन देन,
विकास और अनुसंधान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। यानी सभी लोग जब मिलजुल कर पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, उसको लागू करने के लिए काम करेंगे, उसके लिए नई नई चीज़ों को खोजेंगे, तब जाके वो सही तरीके से सफल हो पाएगा। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के माध्यम से शिक्षकों को सशक्त बनाना और विभिन्न स्तरों पर बाह्य एजेंसियों का सहयोग पाठ्यक्रम को प्रासंगिक, प्रभावी और समावेशी बनाता है। यानी देखिए, इस यूनिट में, लास्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा कि जो भी पाठ्यक्रम मेहनत करके बनाया जाता है उसमें समय लगता है डेवलपमेंट करने में, उसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं, बहुत सारे विद्वानों को उस पर विचार करना पड़ता है। जब सारी चीज़ें कर दी जाती हैं तो उसको एक विद्यालय में, एक स्कूल में, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रभावी रूप से कैसे लागू कराया जाना है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इन सारी चुनौतियों के लिए ये जो शिक्षक होते हैं, जो बहुत सारे ऐसी एजेंसियां होती हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनके द्वारा तब जाके पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से किसी भी शिक्षण संस्थान में लागू कराया जा सकता है और उसके बाद उसको सफल बनाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, आज हम लोगों ने इस चौथी यूनिट का अध्ययन किया और इसी के साथ ये यूनिट जो है आज खत्म हो गया और आपका यह पेपर भी खत्म हो गया। अब हम लोग देखिए, आप लोग का जो अगला पेपर है, दूसरा पेपर है, जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं हम लोग, उसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी दोनों को आपको पढ़ना है मिलाकर। तो उस पेपर को मैं आगे की क्लास में शुरू करूंगा और इस क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, क्योंकि आप लोग भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो इसमें आपकी जिम्मेदारियों को, आपके दायित्वों को इसमें बता दिया जा रहा है, तो आपको भी बाद में इस चीज़ को सही तरीके से क्रियान्वित करने में बहुत आसानी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।